हो गया। चलिए शांत हो जाइए दोस्तों, क्योंकि ये वैज्ञानिक तथ्य है कि आप समझ तब सकते हैं जब आप शांत रहें और दिमाग आपके कंट्रोल में रहे। ये समझने के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। तो शांत हो जाइए और कहां तक हुआ था? कहां तक हुआ था जी? एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया था। अच्छा, हाँ समझ गए, कहां से होगा पता चल गया। ध्यान दीजिए दोस्तों, हमने ये पढ़े थे कि परमाणु के 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक परमाणु के तीनों मूल कण आखिर परमाणु में कैसे व्यवस्थित रहते हैं, इस बात की जानकारी हमें कैसे मिलेगी? शुरुआती बात तो आप जानते हैं कि शुरुआत में जॉन डाल्टन बताए कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन जैसे रदरफोर्ड निल्स बोर की खोज हुई, यह पता लग गया कि परमाणु विभाज्य है। धीरे धीरे यह पता लगा कि परमाणु को अगर विभाजित करे तो वो कम से कम 3 फंडामेंटल पार्टिकल में विभाजित हो सकता है, जिसका नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के क्या गुण है ये आपको हम बता चुके हैं, आप याद कर लिए होंगे। लेकिन ये परमाणु के तीनों मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु में किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, अर्थात परमाणु की संरचना कैसी है, इसको समझेंगे तभी ना पता चलेगा कि आखिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस प्रकार के हैं, किस प्रकार से परमाणु में व्यवस्थित है। तो मूल कणों की व्यवस्था परमाणुओं के भीतर कैसी है, इस बात की जानकारी तब तक हमें प्राप्त नहीं होगी जब तक हम परमाणु के संरचना को ना समझ जाए। और परमाणु के संरचना को समझाने वाला जो सबसे पहला मॉडल पेश हुआ, वो पेश हुआ थॉमसन के द्वारा। तो आइए अब समझते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या है। और ध्यान दीजिए, परमाणु के संरचना को समझाने के लिए या परमाणु के संरचना को बताने के लिए जो सबसे पहला मॉडल पेश हुआ वो कौन था? थॉमसन। परमाणु के संरचना को समझाने वाला पहला मॉडल कौन था? थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था। और थॉमसन से तो आप परिचित है ही, इन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया। तो आइए समझते हैं कि थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के अनुसार परमाणु की संरचना कैसी होती है। लेकिन उससे पहले आप यह समझ लीजिए कि थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल यानी कि परमाणु को संरचना को समझाने के लिए थॉमसन ने परमाणु के संरचना को समझाने के लिए जो एटॉमिक मॉडल पेश किया
वो उस समय पेश किए थे जब खोज केवल हुआ था किसका? इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का। जब परमाणु संरचना समझाने के लिए थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल पेश किया था, उस समय न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। उस समय केवल दो ही मूल कणों की खोज हुई थी और वे थे इलेक्ट्रॉन और, इसीलिए थॉमसन के एटॉमिक मॉडल में केवल किनको स्थान दिया गया? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को। थॉमसन के अनुसार परमाणु जो है ना एक गोलाकार पार्टिकल के समान है। गोलाकार पार्टिकल के समान है, गोलाकार पार्टिकल के समान है। ये पूरा गोलाकार पार्टिकल जो है, पूरा गोलाकार पार्टिकल जो है किससे बना है? प्रोटॉन से बना है। यानी किससे है? ये धन आवेशित है। ये क्या है दोस्तों? पॉजिटिव चार्ज युक्त है। तो थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या कहा ये कि परमाणु एक धन आवेशित गोलाकार कण है। परमाणु एक धन आवेशित गोलाकार कण है जिनमें जगह जगह पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? धसे होते हैं। जिनमें जगह जगह पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? धसे होते हैं। जिनमें जगह जगह पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? धसे होते हैं। जिनमें जगह जगह पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? धसे होते हैं। तो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्लियर कट ये बता रहे हैं हमको कि परमाणु एक धन आवेशित गोलाकार कण है जिनके भीतर इलेक्ट्रॉन जगह जगह धसे होते हैं। और परमाणु में धन आवेश और ऋण आवेश अर्थात प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होने के कारण परमाणु जो है वो न्यूट्रल होते हैं। यानी क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। सीधा सीधा समझिए ना कि थॉमसन बता रहे हैं कि परमाणु यानी कि एटॉम जो है बिल्कुल किसके समान है? तरबूज के समान है। किसके समान है? तरबूज के समान है। तरबूज देखे हैं ना? अब तो समय भी आ गया है क्या? तो थॉमसन ने परमाणु को एकदम तरबूज के समान बताया। तरबूज में जिस तरह लाल भाग होते हैं, थॉमसन ने बताया कि उसी तरह परमाणु में कौन होते हैं? और उस लाल भाग में जैसे बीज धसे होते हैं, उसी तरह परमाणु में कौन धसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन। यानी थॉमसन ने परमाणु के संबंध में यह बताया कि परमाणु हूबहू किसके समान है? तरबूज के समान है। जिसमें जिस तरह तरबूज में लाल भाग हर जगह होते हैं, ठीक उसी तरह परमाणु में क्या होते हैं? और जिस तरह तरबूज के लाल भाग में तरबूज के बीज धसे होते हैं, उसी तरह परमाणु के धन आवेशित भाग में क्या धसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन। यानी परमाणु के प्रोटॉन तरबूज का लाल भाग, परमाणु का प्रोटॉन तरबूज का लाल भाग, इलेक्ट्रॉन को कहा उन्होंने क्या? बीज का। और उन्होंने ये भी बताया कि परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। उसी कारण परमाणु क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। लेकिन रदरफोर्ड का जैसे ही मॉडल आया, कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बिल्कुल फेक है। यानी कि थॉमसन का मॉडल पूरी तरह से गलत था। अब आप कहिएगा गलती चीज पढ़ा रहे थे, तो ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये परमाणु के संरचना को समझाने वाला पहला मॉडल था। ये परमाणु के संरचना को समझाने वाला पहला मॉडल था थॉमसन का, इसीलिए हम आपको बता दिए हैं। लेकिन थॉमसन का जो ये परमाणु मॉडल, ये पूरी तरह से गलत है दोस्तों, पूरी तरह से गलत है। थॉमसन का ये परमाणु मॉडल गलत सिद्ध कैसे हुआ? तो आगे जैसे ही हम रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को बारे में पढ़ेंगे, तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल आने के बाद ये क्लियर समझ में सबको आ गया कि थॉमसन साहब झूठ मूठ कर कुछ से कुछ बोलकर चले गए।
लेकिन इतनी बात तो हमें समझनी पड़ेगी, इतनी बात तो समझनी पड़ेगी दोस्तों कि थॉमसन ने परमाणु के संरचना को किसके समान बताया? तरबूज के समान बताया। उन्होंने कहा कि तरबूज के जिस तरह लाल भाग होते हैं उसी तरह परमाणु के प्रोटॉन होते हैं, और जिस तरह तरबूज के लाल भाग में बीज धसे होते हैं उसी तरह परमाणु में इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। तो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल तरबूज के समान था, लेकिन रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल आने के बाद यह मॉडल बिल्कुल गलत साबित हो गया, बिल्कुल गलत साबित हो गया। लेकिन थॉमसन का एटॉमिक मॉडल एक सही बात समझा कर गया दोस्तों। वो यह सही बात समझा कर गया कि परमाणु में प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी परमाणु में धन आवेश भी होते हैं, ऋण आवेश होते हैं, फिर भी परमाणु उदासीन क्यों होते हैं? परमाणु उदासीन क्यों होते हैं? इस बात को सबसे पहले थॉमसन का एटॉमिक मॉडल ही समझाया कि परमाणु उदासीन क्यों होते हैं। और थॉमसन का एटॉमिक मॉडल या क्लियर बताने में क्लियर समझा गया कि परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही प्रोटॉन होते हैं, यानी जितना ऋण आवेश की मात्रा परमाणु पर होती है, जितना ऋण आवेश की मात्रा परमाणु पर होती है उतना ही मात्रा किस पर होती है? धन आवेश पर होती है। उतनी ही मात्रा किस पर होती है? धन आवेश की होती है। इसीलिए परमाणु क्या होते हैं? उदासीन होते। तो थॉमसन ने परमाणु को जो तरबूज के समान बताए वो पूरी तरह से गलत हो गया रदरफोर्ड के मॉडल आने के बाद। लेकिन थॉमसन का एटॉमिक मॉडल एक बात समझाने में सफल रहा, वो ये कि परमाणु उदासीन होते, और परमाणु उदासीन इसलिए होते हैं कि परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही, यानी परमाणु में जितना ऋण आवेश होते हैं उतना ही धन आवेश होते हैं। कोई दिक्कत? बात को समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? एक बार थॉमसन का मॉडल पढ़िए तो सारा बात आपको क्लियर कट समझ में आया कि नहीं? क्लियर? परमाणु के संरचना को समझाने वाला पहला मॉडल किसने पेश किया? जे परमाणु के संरचना को तरबूज के समान किसने बताया? जे थॉमसन ने बताया। लेकिन जे थॉमसन का क्या परमाणु संरचना के संबंधित मॉडल सत्य था? नहीं था। लेकिन थॉमसन के परमाणु मॉडल किस एक सही बात की जानकारी दे गया? वो यह कि परमाणु उदासीन क्यों होते। तो परमाणु उदासीन क्यों होते हैं? तो परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही, या इसके जगह हम ये भी बोल सकते हैं कि एक परमाणु में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही निगेटिव चार्ज होता है, उतना ही निगेटिव चार्ज होता है। आइए दोस्तों अब आते हैं रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को समझने के लिए। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल इस बात के लिए सबसे ज्यादा महत्व रखता है कि परमाणु संरचना को पहली बार सफल तरीके से समझाया कौन? रदरफोर्ड।
परमाणु संरचना की सही सही जानकारी, परमाणु संरचना की सही सही जानकारी पहली बार किसका मॉडल दिया? रदरफोर्ड का मॉडल दिया। थॉमसन तो कहे कि हम तो इलेक्ट्रॉन को खोज लिए हैं, अब सब कुछ को खोज लेंगे, सब कुछ बता देंगे। धरफरा करके मॉडल पेश कर दिया। अब पता नहीं उसके दिमाग में कौन से तरबूज आ गए। ठीक है, थॉमसन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की, इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। और उसके बाद वो समझने लगे जो है सो हम ही है, अंदर का चीज खोज लिए तो अंदर का चीज बताने में जाता क्या है। तो बता दिए तरबूज का सामान है, लेकिन जैसे रदरफोर्ड देखे कि तुरंत उसका मॉडल इधर उधर हो गया। तो परमाणु संरचना को सही तरीके से समझाने का जो प्रयास हुआ वो सफल किसका हुआ? रदरफोर्ड का। और रदरफोर्ड ने परमाणु के संरचना को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किए। रदरफोर्ड ने परमाणु के संरचना को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। और वो एक्सपेरिमेंट क्या था इसको भी समझना जरूरी है। तो एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड का क्या था? तो रदरफोर्ड ने एक सोने का पतला से पतला पत्थर लिया, सोने की पन्नी, जिसको आप अंग्रेजी में फॉयल कह सकते हैं। उन्होंने सोने का पत्थर लिया और उसको पीटते 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 कागज से भी पतला बना दिया, कागज से भी पतला। और आपको बता दें कि सोना एक ऐसा धातु है जो कागज से भी पतला हो सकता है। सबसे ज्यादा मेलिएबिलिटी का गुण किसमें होता है? सोना में होता है। सोना सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु है। 1 ग्राम सोना से न 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं आप, ये अंदाजा लगा लीजिए। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी तार को खींची जा सकती है, और 1 ग्राम सोना को पतला करते 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 कागज का भी 10वां भाग कर सकते हैं। कागज की मोटाई का आप अंदाजा लगा लीजिए, सोना को पीटते पीटते उसका भी 10वां भाग कर सकते हैं। तो सोना लिया और उसको पीट कर पतला से पतला पतला से पतला कर दिया दोस्तों, बहुत पतला कर दिया। उसके बाद रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड ने क्या किया तो इस पर अल्फा कणों की बौछार की। और अल्फा कण वो कौन से लाया? तो अल्फा कण उन्होंने लाया रेडियम से। दोस्तों रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये अल्फा कण को छोड़ते रहते हैं। तो रेडियम से निकले अल्फा कण का प्रहार किया रदरफोर्ड ने किस पर? सोने की पन्नी पर। सोने के पन्नी पर जब रेडियम से निकले अल्फा कण का प्रहार किया रदरफोर्ड ने, उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण सीधे सोने के पन्नी को आर पार करके बाहर निकल गए, आर पार करके बाहर निकल गए, सीधे आर पार निकल गए। जब अल्फा कण की बौछार रदरफोर्ड ने सोने के पन्नी पर किया तो अधिकांश अल्फा कण सोने के पन्नी को सीधे आर पार करके बाहर निकल गए। अधिकांश अल्फा कण सोने के पतली पन्नी को सीधे पार निकल गए, सीधे पार निकल गए, अपने पथ से जरा भी विचलित नहीं हुए। उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से थोड़ा क्या हो गए? विचलित हो गए। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से क्या हो गए? विचलित हो गए। और आगे देखे कि बहुत कम अल्फा कण जिस मार्ग पर गया उसी मार्ग पर टकरा कर लौट गया। तो सोने के पतली पन्नी पर जब रदरफोर्ड ने रेडियम धातु से निकले अल्फा कणों की बौछार की तो उन्होंने 3 बातों को अवलोकित किया।
पहला कि अधिकांश अल्फा कण सीधे आर पार निकल गए, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित होकर बाहर निकल गए और बहुत कम अल्फा कण टकरा कर सीधे उसी मार्ग पर लौट गए जिस मार्ग पर जाकर वो टकराया था। अधिकांश अल्फा कण क्या हुआ? सीधे अल्फा बिना विचलित हुए सीधे आर पार निकल गए। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग में थोड़ा सा, अब बहुत कम अल्फा कण टकराकर पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट गए। तो रदरफोर्ड ने जब सोने के पतली पत्थर पर रेडियम से निकले अल्फा कणों की बौछार की तो उनके ध्यान में कितने बातें आया? 3 बातें आया। 3 बातें क्या क्या आया पहले आप सुन लीजिए। अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हुए बिना सोने के पन्नी को सीधे आर पार कर गए। अधिकांश। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से थोड़ा विचलित होकर आर पार हुए। अब बहुत कम अल्फा कण टकराकर अपने मार्ग पर पुनः वापस लौट गए। अब जब रदरफोर्ड ने ये 3 बातों को देखा तो इन 3 बातों को देखकर, बातों को देखा कैसे जाएगा, बातों को तो सुना जाएगा। रदरफोर्ड ने जब यह 3 दृश्य को देखा तो 3 दृश्य को देखकर उन्होंने 3 निष्कर्ष निकाले। उन्होंने 3 निष्कर्ष निकाले। 3 निष्कर्ष। और वो 3 निष्कर्ष क्या निकाले? तो अधिकांश अल्फा कण आर पार चले गए तो इसका मतलब है कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खाली है। अधिकांश अल्फा कण सीधे आर पार निकल गए। इससे रदरफोर्ड ने अंदाजा लगाया कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खाली है। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित होकर सोने के पन्नी को आर पार किए तो इसका मतलब रदरफोर्ड ने लगाया कि परमाणु के मध्य में जरूर कोई ना कोई धन आवेश उपस्थित है। कोई ना कोई धन आवेश उपस्थित है। अब आप कहिएगा कि ये कैसे कह सकते कि बीच में धन आवेश उपस्थित है? तो आप समझ लीजिए कि अल्फा कण पर कौन आवेश रहता है? धन आवेश। अल्फा कण धन आवेशित कण है जिसकी विस्तार से चर्चा हम रेडियो एक्टिविटी नामक चैप्टर में करेंगे। लेकिन अभी आप समझिए कि अल्फा कण जो है वो उस पर कैसा आवेश होता है? तो अल्फा कण अपने मार्ग में विचलित तब होगा जब इसके रास्ते में कौन आवेश आएगा? क्योंकि हम जानते हैं कि समान आवेश ही एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। तो कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हुआ तो इसका मतलब है कि जरूर यहां पर कौन आवेश है? अगर माइनस रहता तो तुरंत जाकर अल्फा कण सट जाता, क्योंकि माइनस प्लस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वहीं समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो कुछ अल्फा कण जो अपने मार्ग में विचलित हुए तो इसका अर्थ सीधा यही है कि जरूर यहां बीच में कौन आवेश है? प्लस आवेश। ये क्लियर बात समझ गया रदरफोर्ड कि जरूर परमाणु के बीच में प्लस आवेश उपस्थित है। अब बहुत कम अल्फा कण जो है, बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग पर पुनः वापस लौटे। इसका मतलब परमाणु के बीच में जो धन आवेश है वो बहुत छोटे से छोटे जगह पर है, बहुत से छोटे जगह पर है। यही कारण बहुत कम अल्फा कण इस आवेश से टकरा करके वापस लौटा है। अगर अल्फा या प्लस आवेश बहुत ज्यादा क्षेत्र में रहता तो जरूर ढेर सारे अल्फा कण टकरा कर अपने मार्ग पर पुनः वापस लौटता। तो सोने के पन्नी पर जब अल्फा कण का प्रहार रदरफोर्ड ने किया तो वो 3 दृश्य देखे और 3 दृश्य को देखकर 3 निष्कर्ष निकाले। और 3 निष्कर्ष क्या निकाले? अधिकांश अल्फा कण सीधे आर पार चला गया। इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खाली।
बहुत कम अल्पाकण अपने मार्ग से विचलित हो गया, इसका मतलब परमाणु के मध्य में कोई ना कोई प्लस आवेश, नहीं बहुत कम, अधिकांश, कुछ, अब बहुत कम। कुछ अल्पाकण अपने मार्ग से विचलित हुए, इससे यह अंदाजा लगाए कि परमाणु के मध्य में जरूर कौन आवेश है। क्या यहां पर माइनस आवेश नहीं हो सकता है? बिल्कुल, अगर माइनस आवेश होता तो अल्पाकण उससे जाकर अट्रैक्ट हो जाता, वो अपने मार्ग से विचलित, और बहुत कम अल्फाकण अपने मार्ग से वापस लौटा। इसका मतलब है कि जो परमाणु के धन आवेश है वो परमाणु के बहुत छोटे से छोटे क्षेत्र में है। और 3 निष्कर्ष निकालकर रदरफोर्ड ने यह क्लियर किया कि परमाणु के मध्य में एक धन आवेशित भाग होते हैं, परमाणु के मध्य में एक धन आवेशित भाग होते हैं, और इस धन आवेशित भाग को परमाणु का न्यूक्लियस कहते हैं, या क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और इस तरह रदरफोर्ड ने किसकी खोज की? तो प्रत्येक परमाणु की आकृति गोलीय होती है, और उसके मध्य में एक गोलाकार धन आवेशित भाग होता है, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। परमाणु का नाभिक कहते हैं। परमाणु के प्रत्येक परमाणु के मध्य में एक धन आवेशित गोलाकार भाग होता है, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। तो इस तरह रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जो सबसे बड़ी खोज साबित हुई, वो किसकी खोज साबित हुई? न्यूक्लियस की खोज साबित हुई। और इस तरह रदरफोर्ड ने परमाणु के न्यूक्लियस का पता लगाकर तब अपना परमाणु सिद्धांत पेश किया। तो आइए अब समझते हैं रदरफोर्ड ने अपने परमाणु सिद्धांत में क्या क्या बात बताए हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात कि उन्होंने किसकी खोज कर ली? किसके सहायता से? अल्फाकण की सहायता से। किसके सहायता से? अल्फाकण का प्रहार किस पर किया? जब अल्फाकण का प्रहार रदरफोर्ड ने सोने पर किया तो वो कितने दृश्य देखे? अधिकांश अल्फाकण सीधे आर पार, कुछ अल्फाकण, अब बहुत कम अल्फाकण अपने मार्ग पर पुनः वापस आ गए। 3 दृश्य को देखकर कितने निष्कर्ष निकाले? अधिकांश अल्फाकण आर पार चले जाने के कारण रदरफोर्ड क्या निष्कर्ष निकाला? कि परमाणु का अधिकांश भाग, कुछ अल्फाकण अपने मार्ग से विचलित हो गए। तो रदरफोर्ड ने क्या निष्कर्ष निकाला? तो परमाणु के मध्य एक धन और बहुत कम अल्फाकण टकराकर अपने मार्ग पर पुनः वापस लौट गए। यह देखकर रदरफोर्ड ने क्या निष्कर्ष निकाला? कि परमाणु का जो धन आवेश है वो बहुत से न्यूनतम क्षेत्र में है, और परमाणु का जो धन आवेश है वो परमाणु के मध्य में है, और परमाणु के मध्य में जो धन आवेश वाला जगह है उसे रदरफोर्ड ने क्या कहा? तो इस तरह प्रत्येक परमाणु में नाभिक होते, जिस पर कैसा आवेश होता है? नाभिक की खोज किसने की? और रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज करके अपना परमाणु सिद्धांत दिया। आइए देखते हैं रदरफोर्ड ने अपने परमाणु सिद्धांत में क्या क्या बात बताए हैं। समझ गए रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट? क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना? बिल्कुल, हर एक क्लास के बाद जाइएगा तो आपसे क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। जिस दिन नहीं बना समझिए या तो हम पढ़ाए ठीक से नहीं है, या आप समझिए ठीक से नहीं। आइए रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को समझते हैं। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल में सबसे पहली बात यही है कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है?
खाली होता है। ये बात तो पहले ही रदरफोर्ड को पता लग ही गया था, क्योंकि अधिकांश अल्पाका सीधे सीधे भाग गया। गांव के भाषा में कहते एकदम स्वयं स्वयं निकल गया। क्या जी? तो अधिकांश अल्पाकन सीधे आर पार चले गए। इसका मतलब है कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। और रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में पहली बात यही बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, खाली खाली। अब आप ये मत कहिएगा जाके उसमें कुछ रख देंगे। इतने छोटे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते परमाणु कितने छोटे। ये बात पहले ही बताए थे कि 1.5-2 लाख परमाणु को एक के ऊपर एक रखेंगे ना, तब कागज इतना मोटा परत प्राप्त होगा। दूसरी बात रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु दूसरी बात रदरफोर्ड अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले मॉडल में बता रहे हैं कि परमाणु के मध्य नाभिक होता है। परमाणु के मध्य नाभिक होता है। नाभिक पर धन आवेश होता है। नाभिक पर धन आवेश होता है। ये बात भी आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। निष्कर्ष में ही समझ गए थे। तीसरी बात कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में केंद्रित रहता है। यानी कि परमाणु का जो भी वजन है ना, वास्तव में वो किसका है? परमाणु का, नाभिक का है। यानी 99.99% द्रव्यमान परमाणु का उसके नाभिक में है, अशेष बाकी है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में ही है। लेकिन नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन के तुलना में क्या होते हैं? नगण्य होते हैं। परमाणु के आयतन के तुलना में क्या होते हैं? नगण्य होते हैं। अब ये लाइन नहीं समझ रहे हैं तो आप फिर से समझिए। अगर एक परमाणु को आप 1 लाख टुकड़ा कर दीजिए, 1 लाख टुकड़ा कर दीजिए। एक परमाणु को आप कितना टुकड़ा कर दीजिए? 1 लाख टुकड़ा कर दीजिए। तो उसमें एक टुकड़ा परमाणु का क्या होगा? नाभिक होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अगर परमाणु को अगर 1 लाख टुकड़ों में बांट देंगे तो एक टुकड़ा होगा किसका? तो नाभिक परमाणु के तुलना में, परमाणु का साइज के तुलना में नाभिक का साइज सबसे बहुत छोटा। लेकिन सारा द्रव्यमान इसी में है। इतने से छोटे भाग में परमाणु का सारा द्रव्यमान केंद्रित है। तो अब जब परमाणु का नाभिक परमाणु के पूरे आकार का 1 लाखवां भाग है, तो क्या यह कहना उचित नहीं है दोस्तों कि नाभिक का आयतन परमाणु का आयतन के तुलना में नगण्य होता है कि नहीं है? और रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा होते हैं और चारों ओर वृत्ताकार कक्षा को
चारों ओर के वृत्ताकार कक्षा को क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। और इसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। अगर रदरफोर्ड के अनुसार हम एटॉम के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें तो परमाणु के मध्य एक नाभिक होते हैं और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और परमाणु के नाभिक के चारों तरफ गोलाकार गोलाकार एरिया होता है जिसे क्या कहते हैं, या जिसे रदरफोर्ड ने क्या कहा। और इसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? चक्कर काटते रहते हैं। इसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? चक्कर काटते रहते, चक्कर काटते रहते। हालांकि एक बात आपको बता दें कि रदरफोर्ड जब एटॉमिक मॉडल पेश कर रहे थे तब भी न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। तो रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में नाभिक में केवल किसको बताए थे? प्रोटॉन को। आगे चलकर जब न्यूट्रॉन की खोज हुई तो पता चला कि न्यूट्रॉन भी कहां रहते हैं? नाभिक। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल समझ गए और ये बिल्कुल सही मॉडल है। दोस्तों एक बार फिर देख लेते हैं कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खाली होता है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? परमाणु के मध्य में एक नाभिक होता है जिस पर कैसा आवेश होता है? और नाभिक पर धन आवेश इसीलिए होता है कि नाभिक में क्या होते हैं? नाभिक में प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण ही नाभिक पर कौन आवेश होता है? एक परमाणु का जो भी द्रव्यमान होता है वो सारा द्रव्यमान परमाणु के नाभिक में केंद्रित होते हैं, परंतु नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। एक परमाणु को अगर 1,00,000 टुकड़े में बांटेंगे तो एक टुकड़ा किसका निकलेगा? तो परमाणु के नाभिक के आयतन परमाणु के आयतन की तुलना में नगण्य होता है, परंतु परमाणु का सारा द्रव्यमान उसके नाभिक में ही केंद्रित रहता है। सारा द्रव्यमान उसके नाभिक में ही केंद्रित रहता है। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अनुसार अगर परमाणु के संरचना को समझने की कोशिश करें तो संरचना आपके सामने में। कोई दिक्कत? रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल बहुत कुछ क्लियर कर दिया, या यूं कहिए कि परमाणु के संरचना का सबसे सटीक विश्लेषण कर दिया। लेकिन कई बातों को बताने में रदरफोर्ड सफल नहीं हो पाए। रदरफोर्ड ने कहा कि एटॉम के न्यूक्लियस के चारों ओर जो वृत्ताकार क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं? और रदरफोर्ड के अनुसार इसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? चक्कर काटते रहते हैं। रदरफोर्ड से पूछा गया कि रदरफोर्ड साहब बताइए तो इस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं? रदरफोर्ड से पूछा गया कि वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। कहा कि बिल्कुल, आप बता दिए, क्या बार पूछ रहे हैं आप? फिर उनसे पूछा गया, नहीं नहीं रुकिए ना, हम ये पूछ रहे हैं कि ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। रदरफोर्ड पतली गली से निकल गया। ठीक है, यानी रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में बहुत चीज स्पष्ट कर दिया, लेकिन रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से इस बात की जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई कि आखिर एक ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है। एक है कि दो है कि तीन है, इसकी जानकारी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से मिलती ही नहीं है। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का पहली कमी यह रहा कि रदरफोर्ड यह बताने में सफल नहीं हो पाए कि आखिर एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। और उसके बाद दूसरा यह बताने में रदरफोर्ड असफल रहा कि रदरफोर्ड से पूछा गया कि रदरफोर्ड साहब इलेक्ट्रॉन जो चक्कर काट रहा है तो इसमें तो ऊर्जा लगती होगी तब ना चक्कर काट रहा है, गति कर रहा है, तो इसके लिए ऊर्जा चाहिए। तो रदरफोर्ड से पूछा गया कि रदरफोर्ड साहब इलेक्ट्रॉन जो चक्कर काट रहा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा खत्म होती होगी? कहा कि बिल्कुल, चक्कर काट रहा है तो ऊर्जा घटेगी।
तो फिर पूछा गया रदरफोर्ड से कि अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है और आप कह रहे कि इसमें ऊर्जा घटेगी, तो एक समय ऐसा आएगा कि ऊर्जा खत्म हो जाएगी चक्कर काटते काटते। रदरफोर्ड को लग गया कि ये सब फंसा रहा है हम। ठीक है, फिर भी रदरफोर्ड का हाँ, घूमते घूमते एक समय ऐसा आएगा ऊर्जा खत्म हो जाएगा। तो कहा कि रदरफोर्ड साहब जब ऊर्जा खत्म हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट नाभिक में गिर जाएगा। वो कैसे? कहा कि नाभिक में है प्लस, इलेक्ट्रॉन है माइनस, तो तुरंत प्लस वाला माइनस को क्या कर लेगा? अट्रैक्ट। क्यों? तो इसके पास कुछ एनर्जी नहीं है अब, और इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, परमाणु तो नष्ट हो जाएगा। कहा कि नष्ट हो जाएगा, लेकिन परमाणु नष्ट होते ही नहीं है। इस बार जो रदरफोर्ड भागा फिर लौट के नहीं आया। ठीक है ना? तो कहने का मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगातार काट रहा है तो इससे इसकी ऊर्जा में धीरे धीरे कमी होगी, और एक समय ऐसा भी आएगा कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अगर समाप्त हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन तुरंत जाकर नाभिक में गिर जाएगा। क्यों जी? तो नाभिक प्लस है, इलेक्ट्रॉन माइनस है, आकर्षित कर लेगा नाभिक इसको। और अगर ऐसा हुआ इलेक्ट्रॉन नाभिक में जाकर गिरा तो परमाणु तो विखंडित हो गया, परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो गया। लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है, परमाणु बिल्कुल अस्थायी बने रहते हैं। तो परमाणु अस्थायी कैसे बने रहते हैं यह बात रदरफोर्ड नहीं बता पाए। तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, देखिए एक लड़का लिख रहा ऑनलाइन पर भी ध्यान दीजिए पुष्पा सर जी। क्या क्या लिख रहा है जी। एकदम गाड़ी पर आ रहे थे तो हमको लगा सुनाई पड़ा, देखो देखो रे पुष्पा जा रहा। ठीक है, हमको लगा कि हमरे कह रहा है, फिर भी हम जल्दी से वहां से भागे निकले। ठीक है, क्योंकि रात में जाते हम विद्यार्थी का फोन भी नहीं उठाते, जो उठाते हैं मार देंगे तुमको, ये कर देंगे कर देंगे वो कर देंगे वो कर देंगे। ठीक है, हम पूछते हैं क्या बजे मारिएगा, कब मारिएगा, बोलिए ना। ए बुधियार बन रहा है तुम जी। ठीक है, रखो रखो फोन, अभी बताते। परेशान हो गया, अब क्या बताए। अब देख रहे क्या क्या लिख रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए दोस्तों। तो एक गड़बड़ सरबर नाम नहीं दीजिए। ठीक है, ठीक है। वैसे मेरा नाम तो ज्यादा एकदम एकदम नॉर्मल नाम है क्या जी? हर एक गांव में 10 आदमी मिलेगा मेरे नाम का, है कि ना है? तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल परमाणु के संरचना को समझाने में पूरी तरह से सफल रहा। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल परमाणु के संरचना को समझाने में पूरी तरह से सफल रहा, लेकिन दो बातों का पता रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से नहीं लगता। एक, परमाणु अस्थाई क्यों है, एक परमाणु अस्थाई क्यों बना हुआ है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर काट रहा है तो ना एक समय नाभिक में इलेक्ट्रॉन गिर जानी चाहिए, परमाणु ब्लास्ट हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, परमाणु अस्थाई बने रहते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि परमाणु अस्थाई कैसे बने रहते हैं, इसका जवाब रदरफोर्ड ने नहीं दिया। दूसरा कि इलेक्ट्रॉन जो चक्कर काट रहा है तो एक ऑर्बिट में चक्कर काट रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, इस बात की जानकारी नहीं दे पाया। लेकिन रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल परमाणु के संरचना को समझाने में पूरी तरह से क्या रहा? सफल रहा, पूरी तरह सफल रहा। कोई दिक्कत? बात को समझ गए? तो रदरफोर्ड क्लियर हो गया। थॉमसन साहब तो कुछ नहीं किया, अंदाजे बता दिए कि परमाणु जो है ना तरबूज के समान है।
चला नहीं। रदरफोर्ड पूरी तरह से संरचना को समझा दिया, बस कितनी बात का पता नहीं लगता है। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से कितने बात का पता नहीं लगता है। पहला कौन कौन कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, और दूसरा परमाणु अस्थाई क्यों बना हुआ। क्लियर। अब जो बात रदरफोर्ड बताने में विफल रहा, तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के ठीक बाद नील्स बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किए, और नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल पेश होने के साथ रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जो कमियां रह गई थी वो सारा का सारा क्या हो गया, दूर हो गया। तो एक बार रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पर सरसरी निगाह दोहराइए, फिर हम नील्स बोर के मॉडल पर आते हैं। ऑनलाइन वाले सब पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर ज्यादा कमेंटबाजी नहीं, कि कमेंट करने पर हाथ चलेगा, और हाथ चलेगा तो दिमाग नहीं चलेगा। क्या आइए दोस्तों, नील्स बोर एटॉमिक मॉडल, इस मॉडल की दो खासियत पहले आप समझ लीजिए। नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल के दो खास बात को आप समझ लीजिए। पहला कि नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल पहला एटॉमिक मॉडल है जो तब पेश हुआ जब तीनों मूल कण की खोज हो गई। थॉमसन ने जब अपना एटॉमिक मॉडल दिया था तब भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई थी। रदरफोर्ड भी जब अपना एटॉमिक मॉडल पेश किए तब भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई। तो नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल की जो सबसे पहली खासियत ये निकलती है कि ये एटॉमिक मॉडल तब पेश हुआ जब परमाणु के तीनों मूल कणों की खोज हो गई। और दूसरी बात ये कि जो कमियां रदरफोर्ड के मॉडल में रह गई थी उसको नील्स बोर के मॉडल ने दूर कर दिया। यानी परमाणु अस्थाई क्यों बने रहते हैं इसका भी जवाब किसका मॉडल दिया, और ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं इसकी भी जानकारी पहली बार कौन मॉडल दिया, नील्स बोर मॉडल दिया। अब आइए नील्स बोर के मॉडल से क्या क्या बात पता लगता है, तो आइए दोस्तों एक एक करके नील्स बोर के मॉडल को समझते हैं। सबसे तो पहले तीनों मूल कण की खोज हो गई थी जब नील्स बोर अपना एटॉमिक मॉडल पेश किए थे। तो इन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल में सबसे पहले तीनों मूल कण की व्यवस्था को समझाया, और तीनों मूल कण की व्यवस्था आपको हम समझा ही दिए हैं रदरफोर्ड में ही। यह अलग बात है कि रदरफोर्ड न्यूट्रॉन को नहीं दर्शाए, लेकिन हमने दर्शा दिया। तो नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल के अनुसार नाभिक में प्रोटॉन और नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा होते हैं, चारों ओर वृत्ताकार क्षेत्र होते हैं, और इसी वृत्ताकार क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं,
चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि रदरफोर्ड ने जिस वृत्ताकार क्षेत्र को ऑर्बिट कहा था उसे नील्स बोर ने ऑर्बिट नहीं कहा। नील्स बोर ने इसे एनर्जी लेवल या सेल कहा। क्या कहा, सेल कहा। तो नाभिक के चारों ओर, परमाणु के नाभिक के चारों ओर के वृत्ताकार क्षेत्र को रदरफोर्ड ने क्या कहा था, ऑर्बिट। लेकिन नील्स बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में ऑर्बिट ना कहकर इसको क्या कहा, सेल कहा या एनर्जी लेवल का। और वर्तमान समय में हम इस वृत्ताकार कक्षा को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो आप याद रखिएगा इस बात को कि एक और जहां रदरफोर्ड अपने एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार पथ को ऑर्बिट बताए हैं, नील्स बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार पथ को ऑर्बिट न बताकर सेल बताए हैं। और इस सेल को और क्या कहा जाता है, एनर्जी लेवल कहा जाता है, ऊर्जा क्षेत्र का, ऊर्जा स्तर कहा जाता है। क्लियर बात आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो परमाणु के संरचना में तीनों मूल कण की स्थिति क्या है आप समझ गए। नाभिक में क्या है, इलेक्ट्रॉन कहां चक्कर लगाते हैं, सेल। और नाभिक के चारों ओर जो सेल होते हैं, नील्स बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में उस सेल का नामकरण भी कर दिया, उस सेल का नामकरण भी कर दिया। और सेल का नामकरण किस तरह किया, तो नाभिक में प्रोटॉन और ठीक है। अब सेल का नामकरण किस तरह किया, तो दो तरह से, पहला सेल, दूसरा सेल और तीसरा सेल। पहला सेल को क्या कहा गया, दूसरा को, तीसरा को, चौथा को, पांचवा को KLM N होगा, KLM NOPQR जितना सेल हो। तो नील्स बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में कक्षा को डिनोट कर दिए। और कक्षा को डिनोट नंबर के द्वारा भी किया जाता है और कैपिटल लेटर के द्वारा भी किया जाता है। पहला कक्षा को K, दूसरा को L, तीसरा को M, चौथा को N, पांचवा को O और उसी तरह से आगे बढ़ते जाइए। उसके बाद इन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या कहा कि प्रत्येक कक्षा के पास ऊर्जा होती है, प्रत्येक कक्षा के पास अपना अपना ऊर्जा होती है। और सबसे कम ऊर्जा वाला कक्षा कौन होता है, K। और ज्यों ज्यों हम नाभिक से दूर जाते हैं, तो ऊर्जा क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। K से ज्यादा ऊर्जा L में, L से ज्यादा ऊर्जा M में, M से ज्यादा ऊर्जा N में। तो इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ पर चक्कर काटते हैं, उस वृत्ताकार पथ को नील्स बोर ने क्या कहा है दोस्तों, सेल कहा है। प्रत्येक सेल में ऊर्जा की अपनी मात्रा होती है, प्रत्येक सेल में ऊर्जा की अपनी एक मात्रा होती है। अगर भिन्न भिन्न सेलों के ऊर्जा के मात्राओं को अगर हम देखें तो सबसे कम ऊर्जा पहला सेल में होती है। और ज्यों ज्यों हम नाभिक से दूर जाते हैं तो कक्षा की ऊर्जा क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। अर्थात किसी भी परमाणु को अगर आप लीजिए, कोई भी परमाणु को अगर लीजिए, तो किसी भी परमाणु के पहला कक्षा
के की ऊर्जा सबसे कम होगी और उसका जो सबसे बाह्यतम कक्षा है उसकी ऊर्जा सबसे अधिक होगी। किसी परमाणु के सबसे कम ऊर्जा वाला सेल कौन होता है? पहला, यानी कौन? किसी भी परमाणु के सबसे अधिक ऊर्जा वाला कक्षा कौन होगा? कौन? बाह्यतम कक्षा। जो भी सबसे बाहर रहेगा उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। यानी जो जो हम नाभिक से दूर बढ़ते हैं ऊर्जा कक्षा की ऊर्जा क्या होते जाती है? जो जो हम नाभिक से दूर जाते हैं कक्षा की ऊर्जा क्या होते जाती है? और जो जो हम नाभिक के निकट आएंगे कक्षा की ऊर्जा क्या होगी? किसी परमाणु के सबसे न्यूनतम ऊर्जा वाला कक्षा कौन होता है? किसी परमाणु के सबसे न्यूनतम ऊर्जा वाला कक्षा कौन होता है? सबसे अधिकतम ऊर्जा वाला कक्षा। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? अब दोस्तों ये ध्यान दीजिए कि अभी रदरफोर्ड में जो कमियां रह गई उसको नील्स बोर ने दूर नहीं किया है। उसके बाद नील्स बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में बताया कि कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है इससे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई कमी नहीं आती। ध्यान दे रहे हैं दोस्तों? बहुत लोग मायूस हैं, काहे जी? हौसला बनाई रखे दोस्तों, जिंदगी में कष्ट सबको है, क्या करिएगा। तैयारी करने में और ज्यादा है। अब मार्केट में तो हल्ला फैला दिया गया है कि सबसे आसान है जनरल कंपटीशन का तैयारी करना। अब बहुत के दिमाग में बैठी हो गया है कि आईआईटी मेडिकल निकलना बहुत हार्ड है और जनरल कंपटीशन बहुत स्लो है, तो करके देख लो। ठीक है, कोई कंपटीशन आज के जमाने में आसान नहीं, लेकिन हर वो कंपटीशन आसान होगा जो यहां होगा। ठीक है, इसकी भी गारंटी। बस एक चीज करना है आपको कि अभी जो उम्र है ना आपको, इस उम्र में पढ़ने का अलावा आप कुछ नहीं करिए, कुछ नहीं। सही बता रहे हैं आपको। हर एग्जाम का कटअप 82-83 जा रहा है। इतना कटअप क्यों जा रहा है? तो पढ़ने वाला और ज्यादा पढ़ रहा है। तो ज्यादा आप नहीं पढ़िएगा, पढ़ने वाला पढ़ रहा है पहले से। थोड़े कि 82 का कटअप आप गया है जब आप एग्जाम में बैठे हैं, पहले से। तो हम ये बात करें कि जब इतना अधिक कटअप जा रहा है तो सिलेबस का हर चीज इंपॉर्टेंट है, आपको हर चीज याद करना पड़ेगा। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि क्वेश्चन को एक एक याद कीजिए। एक एक चैप्टर जैसे ही समाप्त हुआ उस चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव का उत्तर आपके होंठ पर होनी चाहिए, तब नौकरी का 100% गारंटी होगा। नहीं तो पढ़ लिए जाके नोट रैक पर फेंक दिए, चंदा कर रहे हैं मुर्गा लाने के लिए। ठीक है कि नहीं है? तो हम बार बार यही कहते हैं कि प्रश्नों को याद कीजिए। हमने बड़ी मेहनत से सारा किताब का प्रश्न एक जगह किए हैं। विद्यार्थी को भटकना पड़ता है, लूसेंट पर है जी, लूसेंट पर है, घटना चक घटनो चक ले लेते हैं, ये क्या है, एसपीडी, सारा किताब एक जगह, सारा प्रश्न एक जगह कर दिया। जो रटेगा डायरेक्ट नौकरी हो जाएगा। है हल्ला नहीं, हल्ला नहीं दोस्तों। नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल को इतना समझे। अब ध्यान दीजिए, नील्स बोर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जब कक्षा में चक्कर काटता तो उसके ऊर्जा में किसी भी प्रकार की कमी होती नहीं है, और जब इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते वक्त उसकी ऊर्जा में किसी भी प्रकार की कमी होती ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन कभी भी नाभिक में जाकर गिरेगा।
अब आप कहिएगा कि ये कैसे हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन चक्रों काटेगा, ऊर्जों ने घटेगा। तो आपको हम बता रहे हैं पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है कि नहीं घूम रही है? तो पृथ्वी को कोई ऊर्जा खर्च हो रहा है? तो जिस तरफ पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, वही कॉन्सेप्ट से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रही है। मतलब आप समझिए दोस्तों कि नाभिक पर कौन आवेश? प्लस आवेश। इसके चारों ओर दोस्तों क्या? कक्षा। इसके चारों ओर क्या? कक्षा। और इस कक्षा में क्या? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश। तो अब प्लस और माइनस के बीच, प्लस और माइनस के बीच विद्युत आकर्षण बल लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। हम जानते हैं कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते, तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस, नाभिक पर, तो निश्चित तौर पर इनके बीच क्या लगेगा? विद्युत आकर्षण बल। अब यही विद्युत आकर्षण बल, विद्युत आकर्षण बल बदल जाते हैं किसमें? किसमें बदल जाते हैं? अभिकेंद्र बल में, सेंट्रीपिटल फोर्स में। और आप जानते हैं कि अभिकेंद्र बल किसी वस्तु को वृत्ताकार मार्ग पर लगातार क्या करती रहती है? घुमाते रहती है, घुमाते रहती है, घुमाते रहती है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, कौन से ऊर्जा प्राप्त कर रहा है? तो पृथ्वी में है द्रव्यमान और सूर्य में भी है द्रव्यमान। द्रव्यमान के कारण पृथ्वी और सूर्य के बीच प्रबल गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, और पृथ्वी और सूर्य के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वही कन्वर्ट हो जाता है किसमें? और वही अभिकेंद्र बल पृथ्वी को सूर्य के चारों तरफ क्या करते रहता है? घुमाते रहता है। सूर्य के चारों तरफ क्या करते रहता है? घुमाते रहता है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन और नाभिक है, इसके बीच विद्युत आकर्षण बल है जो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? और यह अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार पथ पर घुमाते रहता है, घुमाते रहता है, और कभी इसकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं होती है। तो इलेक्ट्रॉन जब कक्षा में चक्कर काटते हैं तो उसके ऊर्जा में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। और इलेक्ट्रॉन जब कक्षा में चक्कर काटते हैं तो उसकी ऊर्जा में कभी कोई कमी नहीं होती। तो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते कैसे हैं? तो किस बल के द्वारा? अभिकेंद्र बल के द्वारा। और इलेक्ट्रॉन अभिकेंद्र बल के द्वारा अगर चक्कर काटते रहते तो इसको अभिकेंद्र बल मिलता कहां से है? विद्युत आकर्षण बल ही कन्वर्ट हो जाता है यहां पर किसमें? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना। अब आप ये जान ही गए हैं कि परमाणु में नाभिक होते हैं जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षा होते हैं जिसको रदरफोर्ड ने क्या कहा है? रदरफोर्ड शेल कहा है, ऑर्बिट कहा है। शेल कौन कहा है? नील्स बोर ने कहा है। पहला के, दूसरा, तीसरा एम। किसकी ऊर्जा सबसे कम होगी तीनों में? तीनों में सबसे अधिक ऊर्जा एम की होगी। अब ध्यान दीजिए कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को भी नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल ने निर्धारित कर दिया था, जो रदरफोर्ड ने नहीं कर पाया। नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल के अनुसार कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल के अनुसार कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? जो n बराबर क्या है? कक्षा की संख्या है। कक्षा की संख्या यानी k के लिए 1, l के लिए 2, m के लिए 3, n का मान रखते जाइए, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको पता चलते जाएगा। जैसे k कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? l में, m में,
और 2n² किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है, न्यूनतम एक भी हो सकता है। 2n² किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, जैसे k में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन? 2। तो क्या k में एक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते? बिल्कुल रह सकते, लेकिन 2 से ज्यादा। l में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 8 अधिकतम, यानी l कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, लेकिन 7 रह सकते, 6 रह सकते, 5 रह सकते, 4 रह सकते, 2 रह सकते, 3 रह सकते, 1 रह सकते, लेकिन 8 से ज्यादा। तो किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो 2n² है, ये अधिकतम संख्या है इलेक्ट्रॉन की, इससे ज्यादा नहीं रह सकते। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जो 2 बातें का पता नहीं चला था, वो अब चल गया कि नहीं चल गया? इलेक्ट्रॉन जब कक्षा में चक्कर काटते तो उसकी ऊर्जा में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। दूसरा, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना होता है जी? 2n² होता है, लेकिन ध्यान रखना ये अधिकतम संख्या है, न्यूनतम 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। अब आइए अगली बात पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा ठीक तरह से। K से ज्यादा ऊर्जा, L से ज्यादा ऊर्जा, M से ज्यादा ऊर्जा। तो नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन K में है, L में है, M में है, N में है, तो नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल कहता है कि K का इलेक्ट्रॉन L में भी जा सकता है, या K का इलेक्ट्रॉन M में भी जा सकता है, या K का इलेक्ट्रॉन N में भी जा सकता है, या N का इलेक्ट्रॉन M में भी आ सकता है, N का इलेक्ट्रॉन L में भी आ सकता है, N का इलेक्ट्रॉन K में भी जा सकता है, या L का इलेक्ट्रॉन K में आ सकता है, या L का इलेक्ट्रॉन M में जा सकता है। सीधा सीधा बात नील्स बोर ने कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरा कक्षा में जा सकता है। किसी कक्षा में चक्कर काट रहा इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से निकलकर दूसरे कक्षा में जा सकता है। इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में अगर जाएगा तो कैसे जाएगा? तो 2 तरह से। पहला तरीका है कि ऊर्जा का त्याग कर, और दूसरा तरीका है ऊर्जा को ग्रहण कर। इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरा कक्षा जा सकता है, यानी कि निम्न से उच्च या उच्च से निम्न, और इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा जाए, या निम्न कक्षा से निम्न कक्षा, उच्च कक्षा मतलब समझ रहे ना? निम्न कक्षा मतलब जिसकी ऊर्जा कम है, जैसे N के लिए M निम्न कक्षा है, L निम्न कक्षा है, K निम्न कक्षा है। M के लिए L और K निम्न कक्षा है, और इसी के लिए M के लिए N जो है क्या हो जाएगा? उच्च कक्षा है। तो उच्च कक्षा जिसकी ऊर्जा ज्यादा है, और निम्न कक्षा जिसकी ऊर्जा कम है। तो इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरा कक्षा जा सकता है कितने तरह से? अब वो 2 तरीका क्या है? क्लियर हो गया? अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का त्याग करता है तो उसके पास ऊर्जा कम होगी, कम होगी तो वह निम्न कक्षा में आएगा कि नहीं आएगा? तो जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का त्याग करते हैं तो वो उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में चले जाते हैं। और वही इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, तो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाएगा। क्लियर है बात? तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अगर त्याग किया है तो किधर से किधर जाएगा?
ऊर्जा का त्याग करके उच्च कक्षा से, अगर आपको पूछ दिया कि एक इलेक्ट्रॉन एल कक्षा से के में गया तो ऊर्जा का क्या किया? क्या किया? त्याग किया, क्योंकि एल उच्च कक्षा है के सामने और के। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन एल कक्षा से उठकर के में जाएगा तो निश्चित तौर पर वह ऊर्जा का क्या करेगा? त्याग करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करेगा तो किधर से किधर जाएगा? निम्न कक्षा से। क्लियर है? नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल क्लियर हो गया। तो नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल दो खासियत बहुत महत्वपूर्ण है। पहला मतलब कि नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल तब पेश हुआ, नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल तब पेश हुआ जब तीनों मूल कण की खोज। इससे पहले जो टॉमसन और रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पेश हुआ है दोस्तों, टॉमसन और रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो पेश हुआ था वो तब पेश हुआ था जब केवल मूल कण कितने थे। और दूसरा, रदरफोर्ड की जो भी कमियां रह गई थी उसको किसका मॉडल ने दूर किया था? नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल से हमें यह भी पता चल जाता है कि आखिर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, और यह भी पता चल जाता है कि परमाणु अस्थायी क्यों होते हैं। तो परमाणु अस्थायी इसलिए होते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर काटते हैं तो उसके ऊर्जा में किसी भी प्रकार की कोई कमी। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरा में जा सकता है कितने तरह से? ऊर्जा का त्याग कर या ऊर्जा का त्याग कर या ऊर्जा का। अब ध्यान दीजिए कि आपने कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को समझ लिए कितना है कि नहीं? और नील्स बोर के मॉडल के अनुसार किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है, लेकिन 2n² तो केवल आपको इलेक्ट्रॉन की कक्षा में अधिकतम संख्या को बताया है, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को नहीं बताया है। आप तो अभी सिर्फ ये जाने हैं कि कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन आप ये भी जान चुके हैं कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है 2n², उससे कम भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि अभी भी हम कक्षा में इलेक्ट्रॉन के सही व्यवस्था को नहीं समझे। तो इलेक्ट्रॉन का किसी भी परमाणु के सेल में इलेक्ट्रॉन की सही व्यवस्था क्या होगी, किसी भी परमाणु के सेल में इलेक्ट्रॉन की सही व्यवस्था क्या होगी, इसकी जानकारी मिलती है बोरबरी स्कीम से। इसकी जानकारी किससे मिलती है? बोरबरी स्कीम से। आइए अगले क्लास में हम पूरा स्कीम खोल खोल कर बताएंगे। आइए। क्या हुआ जी? मायूस बहुत रहते हैं आप। देखिए, पूछ रहे नील्स बोर कौन था सर? नील्स बोर वो व्यक्ति थे जो पहली बार परमाणु संरचना दिए जब तीनों मूलकण की खोज। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आप घर में टांग रहे हैं, उसको बनाने में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? नील्स बोर का है। चलिए,
अरे राजकुमार, राजीव कुमार कौन है जी? राजकुमार कमेंट कर रहे हैं कि राजीव को बोल दीजिए सब्जी लेकर आएगा। ले लीजिएगा सब्जी। अब बोल रहा है आधा किलो परवल, आधा किलो नेनुआ ले लीजिएगा। देखिए एक कुणाल कुमार है, कुणाल कुमार बोला कि ललित को बोल दीजिए चिकन लेके आने के लिए। पता भेजने दीजिए, हम ही पहुंचा देते हैं। केमिस्ट्री का नोट एक साथ नहीं मिल सकता है। केमिस्ट्री का नोट दोस्तों अभी तैयार ही हो रहा है, इसीलिए एक साथ नहीं है, तैयार ही नहीं हुआ। पुराना नोट एक साथ मिल रहा है, तो पुराना नोट अगर लेना चाहते तो आप ले सकते हैं, लेकिन नया जब आ रहा है। हाँ, रिकॉर्डेड क्यों नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। रिकॉर्डेड हम रख कर क्या करेंगे। सूरज कुमार 12 पेज का 50 रुपया, क्या बात है, बात ना। चलिए एक बार आ जाइए, पटना आ जाइए सूरज कुमार। देखिए सूरज कुमार चौहान भी बोला है, मुकेश कुमार को बोल दीजिए सब्जी लेकर आने। अगला क्लास से सब्जी वाला को बुला लेंगे यहाँ पर, क्या? बहुत मोटे हो गए हैं। ठीक है, जिम उम किया कीजिए।